कैसे हैं आप लोग। हाँ, नंबर सिस्टम का क्लास है अभी। चलिए तो आज हेडिंग दे दीजिए नंबर सिस्टम। और आज का जो क्लास है वो आपको अगर नहीं पता है तो हम याद दिला दें। आज नंबर सिस्टम में हम लोग प्राइम फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, प्राइम फैक्टर्स के बारे में आज की क्लास है आपका प्राइम फैक्टर्स। यानी कि बहुत सारे बुक्स में जाइएगा तो इसके अलग अलग इसको हेडिंग दिया गया, जैसे प्राइम फैक्टर्स एंड यूजेस या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर। यानी आज का जो हेडिंग है वह ऐसे लगा लीजिए, डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर। ठीक है, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के गुणनखंड। इसी में ये भी आप हेडिंग लगा सकते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कि गुणनखंडों की संख्या निकालना, नंबर ऑफ फैक्टर्स। यानी ये जो टॉपिक्स है बहुत बड़ा है और बहुत सारे चीज़ों को लेके साथ में, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स एंड देयर यूजेज, या एंड यूजेज भी आप बोल सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स एंड यूजेज। यानी आज का जो टॉपिक है वो आपके पास काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हम लोग सीखेंगे, ध्यान से समझिएगा। यानी कि फैक्टर्स की बात हर जगह हो रही है। फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड्स की बात हो रही है, प्राइम फैक्टर्स की बात हो रही है। तो तीनों में से कोई आप हेडिंग लगा लीजिए, तीनों में से कोई आप हेडिंग लगा लीजिए, क्योंकि आज डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर सीखिए या नंबर्स ऑफ फैक्टर सीखिए, गुणनखंडों की संख्या निकालना या अभाज्य गुणनखंड और उसके उपयोग या उसका प्रयोग सीखिए। आज ये सभी इसी टॉपिक में। हाँ, ये लंबा टॉपिक है, इसमें लंबा क्लास चलेगा। ये नंबर सिस्टम का 24 क्लास है, तो हेडिंग दे दीजिए नंबर सिस्टम का 24 क्लास। नंबर सिस्टम का 24 क्लास। आज हम लोग फैक्टर से रिलेटेड बातें सारी सीखेंगे। चलिए, नंबर सिस्टम 24। तो सबसे पहले फैक्टर्स की बात समझते हैं। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, फैक्टर्स समझिएगा। फैक्टर्स क्या है, फैक्टर यानी कि गुणनखंड। ये सबसे पहली चीज समझने वाली है कि फैक्टर क्या है। तो किसी भी संख्या का गुणनखंड हम सीधे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, किसी भी संख्या का गुणनखंड, फैक्टर का हिंदी होता है गुणनखंड। किसी भी संख्या का गुणनखंड ऐसी सारी संख्या होती है, ऐसी सारी संख्या होती है, ऐसी सारी संख्या होती है, किसी भी संख्या का गुणनखंड ऐसी सारी संख्या होती है जो उस संख्या को पूर्ण रूप से, कंप्लीटली, पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। पूर्ण रूप से, कंप्लीटली, पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। जी, पूर्ण रूप से विभाजित यानी कि डिविजिबल कर दे, विभाजित कर दे, पूर्ण रूप से यानी कंप्लीटली। ये आपको फैक्टर्स का आपका डिफिनीशन समझ लीजिए, स्टेटमेंट समझ लीजिए। यानी कि गुणनखंड जो एकदम हम बेसिक से उठा रहे हैं बाबू, ये मत समझिएगा कि सर बहुत ऊपर लेके चलेगा। हम गुणनखंड की बात बता रहे हैं। हमने क्या लिखा, किसी भी संख्या का गुणनखंड ऐसी सारी संख्याएं होती है जो उस संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर देती है। पूर्ण रूप का मतलब समझते हो, पूर्ण रूप का मतलब होता है कंप्लीटली, यानी कि रिमाइंडर आपका 0 आ जाए भाग देने के बाद। ठीक है, यानी फैक्टर्स में मतलब है कि फैक्टर्स होता है किसी भी संख्या का गुणनखंड। फैक्टर ऐसी सारी संख्याएं होती है जो उस संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। जैसे हम एग्जाम्पल में आपको 8 लेते हैं, एग्जाम्पल में 8, ठीक है, तो
8 का जो फैक्टर होगा, 8 का फैक्टर समझिएगा, यानी 8 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, 1, 2, 4 और 8 हो सकता है। देखिए तो 8 का गुणनखंड 1, 2, 4, 8 हो सकता है कि नहीं, इसके अलावा होगा क्या, नहीं होगा। यानी ये सब 8 के, यानी 8 में 1 से भी डिवाइड लगेगा, 2 से भी, 4 से भी और 8 से भी, यानी ये किसी से भी डिवाइड लगेगा, रिमाइंडर उसका 0 आने वाला। तो ये उसके क्या कहलाएंगे, 1, 2, 4, 8, ये 8 के फैक्टर कहलाने वाले। क्या कहलाने वाले हैं, फैक्टर कहलाने वाले। यानी कि गुणनखंड का मतलब होता है कि दी गई संख्या के उससे तो जितनी भी संख्याएं उसमें भाग लगा दे, यानी कि कंप्लीटली डिविजिबल कर दे, रिमाइंडर 0 ला दे, तो वो सभी सारी संख्या दी गई संख्या का क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। बात क्लियर है। अब एक चीज समझिएगा, जैसे मान लीजिए 8 का गुणनखंड अभी आपने ऐसे समझा, 8 का गुणनखंड, यहाँ पे इस बात को समझिएगा कि 8 का गुणनखंड आपने 1, 2, फिर 4 और फिर आपको 8, ठीक है। ये सब 8 के क्या है, फैक्टर है। देखिए फैक्टर है कि नहीं। अब आपको बताएं, हम 1 को जरा ध्यान दीजिएगा, 1 को हम 2 का पावर 0 लिख सकते हैं। यानी किसी भी संख्या को अगर आपको नहीं पता है तो याद कर लीजिए, नोट में a का पावर 0 होगा, रिजल्ट हमेशा 1 आता है। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो गया तो रिजल्ट आपको 1 ही आने वाला। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 1, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर क्यों। देखिए तो ऐसे आप लिख सकते हैं क्या, बोलिए। तो आपको एक बात बताते हैं, ये जो इसके गुणनखंड होते हैं वो आपको ज्योमेट्रिकल फॉर्म में होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि किसी भी संख्या के फैक्टर ज्यामितीय श्रेणी में होते हैं। एकदम नोट कर ही लीजिए कि किसी भी संख्या के ज्यामितीय श्रेणी क्या है भाई। जब हम आपको प्रोग्रेशन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे 3 टाइप के प्रोग्रेशन बताएंगे, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो वहाँ पे हम आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में बताएंगे। तो आज एक बात नोट कर लीजिए कि किसी भी संख्या के जो गुणनखंड होते हैं वो ज्यामितीय श्रेणी में होते हैं। हाँ, नोट कर लीजिए इस बात के, गुणनखंड ज्यामितीय श्रेणी में होते हैं। नोट में यहाँ पे हम लिख देते हैं, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो गुणनखंड ज्यामितीय श्रेणी में होते हैं, ज्यामितीय श्रेणी में होते हैं, यानी कि ज्योमेट्रिकल ज्यामितीय श्रेणी में होते हैं। बोलिए। तो आप समझ गए कि गुणनखंड का मतलब क्या है। किसी भी संख्या का गुणनखंड जो होता है वो उसमें भाग लगने वाली सभी संख्या होता है, और गुणनखंड जो आप लिखते हैं वो हमेशा ज्यामितीय श्रेणी में, यानी कि इसको अंग्रेजी में ज्योमेट्रिकल, हाँ ज्योमेट्रिकल सीरीज में आप बोल सकते हैं। ये बात अगर आप समझ गए तो दूसरे पॉइंट पे बढ़िएगा। दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब इसके प्रॉपर्टी में हो सकते हैं कि किसी भी, ध्यान से समझिएगा, किसी भी संख्या के गुणनखंडों की समस्या, किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, नंबर संख्या, हमेशा किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या, ये पूरा लिख देते हैं नहीं तो आप ये कंफ्यूज हो जाइएगा। गुणनखंडों की संख्या हमेशा सम होती है, हमेशा क्या होती है, सम। सम का मतलब होता है इवेन, इवेन होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं ये दूसरा बाबू, कि किसी भी गुणनखंडों की संख्या, यहाँ पे तो आप ये डिफिनीशन समझे थे, इसको मिटा देते हैं नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या, नंबर हमेशा इवन होती है। जैसे अभी आपने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 8 लिया था, एग्जाम्पल के तौर पे 8 लिया था, तो 8 के जो गुणनखंड आए थे 1, 2, 4 और 8, तो गिनिए तो ये 1, ये 2, एक 3, ये 4, यानी कि ये इवन नंबर में है कि नहीं। अगर आपको मान लीजिए 10 लिखना है, 10 का देखिए तो 1 होता है, 2 होता है, 5 होता है और 10।
1 2 3 4, तो ये भी इवन नंबर में है कि नहीं। फिर अगर मान लीजिए आपने 15 लिया, 15 का ले लेते हैं 1 3 5 और ये हो गया 15, तो ये 4 है, इवन नंबर में है कि नहीं। तो किसी भी संख्या के गुणनखंड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बार बार कह रहे हैं, किसी भी संख्या के गुणनखंड हमेशा इवन नंबर में आते हैं, इवन नंबर में यानी सम संख्या में आते हैं बाबू। और आप ले सकते हो, आप और भी, आप 18 ले लो, इसका 1 होगा, इसका 2 3 बोलिए, फिर उसके बाद 6, उसके बाद 9 और उसके बाद होगा 18। देखिए तो गिनिए, 1 2 3 4 5 6, इवन नंबर में है कि नहीं। तो हमेशा इवन ही आने वाला है। बोलिए अगर इस बात में डाउट हो तो। अब एक चीज और समझिएगा, लेकिन अगर मान लीजिए उस संख्या का वर्ग हो जाए, जैसे मान लीजिए 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाए, 5 का स्क्वायर 25 हो जाए, 6 का स्क्वायर 36 हो जाए, 7 का स्क्वायर 49 हो जाए, इस टाइप से हो जाए, यानी किसी संख्या के वर्ग। इसी में एक हम बात और लिख देते हैं, लेकिन किसी वर्ग संख्या के, लेकिन किसी वर्ग संख्या के, वर्ग मतलब क्या हो गया, स्क्वायर, लेकिन किसी वर्ग संख्या के गुणनखंड, लेकिन किसी वर्ग संख्या के गुणनखंड हमेशा, गुणनखंडों की संख्या, ऐसे लिख लीजिए, गुणनखंडों की संख्या हमेशा ऑड होगी। ऑड मतलब विषम, ऑड मतलब विषम, हमेशा ऑड होती है, ऑड होती है। ये अगला कॉन्सेप्ट है, अब इसको भी प्रूफ करना होगा। फिर से समझिए, लेकिन किसी वर्ग संख्या के, वर्ग संख्या, किसी वर्ग संख्या, जैसे मान लीजिए 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, ये वर्ग संख्या, इसका गुणनखंड 1 2 4 और 16, जरा गिनिए तो कितना है, 1 2 3 4। तो अब यहाँ पे तो ये हम बोले हैं कि और, तो इसमें एक बीच में आपका 8 होगा कि नहीं, देखिए तो एक 8 भी तो होगा ना। तो अब गिनिए तो 1 2 4 8 16, टोटल 5 गो इसके फैक्टर हैं कि नहीं। तो इसके गुणनखंडों की संख्या 5 हो गई। क्यों? क्योंकि ये किसी संख्या का वर्ग था। इसी भी बात है, यहाँ पे लिखा है किसी भी संख्या का गुणनखंडों की संख्या हमेशा इवन होगी, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जैसे उसका वर्ग हो गया तो वो आपको ऑड हो जाएगा। आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए उधर का मिटाते हैं, अब इसको क्लियर करते हैं। आपको बहुत चीज़ों को क्लियरेंस नहीं मिला होगा, इत्मीनान से समझिएगा, बहुत कुछ समझने वाली बातें हैं इसमें, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मज़ा भी आएगा आपको, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें, बहुत मज़ा आने वाला है। आइए, जैसे देखिएगा यहाँ पे ऑड होती है, समझिएगा इस बात को। और हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए हमने लिया 5, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। अब इसका ले लेते हैं, अब 25 इसका लेते हैं, देखिएगा ध्यान से, 25 का 1 होगा, 5 होगा और 25 होगा। अब बताइए तो गिनिए तो गुणनखंडों की संख्या 3 है कि नहीं। तो ये तो ऑड हुआ ना। तो अभी हमने क्या बताया कि किसी भी वर्ग संख्या के गुणनखंडों की संख्या हमेशा होगी ऑड, हमेशा होगी ऑड। और ऐसे तो हमेशा क्या आने वाला, वो हमेशा इवन ही आने वाला। अब जैसे मान लीजिए किसी ने कहा 49 का, तो 49 का हो गया, तो ये तो 7 का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर 49, तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी आनी चाहिए, ऑड आनी चाहिए, ऑड नंबर में। तो आइए चेक कर लेते हैं। 49 को देखिएगा, 1 से होगा, ध्यान से समझिएगा, 7 से होगा, और किससे होगा बोलिए तो 49 से, और भी किसी से होगा क्या, ये 49 किसी और भी संख्या से डिविजिबल है। तो ये कितने इसके फैक्टर हैं, इसके फैक्टर है सर 3। और भी आप ले सकते हो, बड़ा भी ले सकते हो, 6 ले लो, 6 का कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36, इसको देखो 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 3 से भी होगा, फिर 4 से भी होगा, 4 से नहीं होगा, फिर आप आगे बढ़ोगे तो 6 से होगा, फिर आपको 9 से होगा, 9 से भी होता है, 8 से नहीं होगा, 9 से होगा, फिर आप आगे बढ़ोगे तो 12 से होगा, फिर आप आगे बढ़ोगे
तो 12 3 36 और देख लीजिए, और भी होगा, हाँ गिन लीजिए, 1 2 3 4, 6 से तो हो ही गया, 4 से हो गया, 3 से हो गया, 2 से 9 चौका 36 हो गया, 12 3 36 हो गया, फिर 18 दूना 36 होता है और फिर सीधे 36 हो जाएगा। ये हम निकालने का तरीका भी सिखाएंगे आपको, ये कैसे निकाला जाता है तेजी से, ये भी तरीका सिखाएंगे। फिलहाल अभी आप ट्रेडिशनल मेथड से ही काम करो, इसका भी टेक्निकल सिखाएंगे। तो अब जरा गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी फैक्टर 9 आया। तो क्या ये ऑड नहीं है, ऑड में नहीं आ रहा है? तो आप क्या समझे कि जब वो संख्या ऐसे किसी भी संख्या का गुणनखंडों की संख्या हमेशा इवन आती है, लेकिन अगर वो स्क्वायर के फॉर्म में है, किसी संख्या का स्क्वायर है तो ऑड आती है। कंफर्म हुए? चलिए अगला टॉपिक समझिएगा इसी में कि किसी भी विषम संख्या का प्रत्येक गुणनखंड ऑड ही होगा। ये अगला पॉइंट है, किसी भी, हाँ यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, किसी भी विषम संख्या, यानी विषम संख्या हो गया ऑड नंबर, ऑड नंबर की बात हम कर रहे हैं, ऑड नंबर, किसी भी विषम संख्या ऑड नंबर के गुणन के प्रत्येक गुणनखंड ऑड ही होंगे या ऑड ही होगा, यानी कि वो विषम ही आने वाला है। किसी भी विषम संख्या का प्रत्येक गुणनखंड ऑड ही होने वाला है, ये कंफर्म कर लीजिए, सपने में भी याद रखिएगा, बोलिए नहीं, हाँ हमेशा ऑड ही रहेगा, ऑड। जैसे आप उठाइए, आपने 7 उठाया तो 7 का आपको ध्यान दीजिएगा प्रत्येक 1 और 7, तो ये तो ऑड ही हो गया। आप उठा लीजिए 9 का, 9 का क्या आएगा 1 3 और 9, ये सब ऑड में आ रहा है कि नहीं? प्रत्येक ईच फैक्टर उसके ऑड में ही आने वाले हैं। अगर ऑड नंबर है तो उसके प्रत्येक फैक्टर ऑड में ही आने वाले हैं। ये फैक्टर से रिलेटेड बातें थी। जैसे टॉपिक तो है ना प्राइम फैक्टर्स एंड यूजेज, टॉपिक का ही नाम, बोले तो नहीं हो ना, प्राइम फैक्टर एंड यूजेज टॉपिक का नाम है। तो उसके अंदर तो अभी हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या समझा? हम लोगों ने फैक्टर्स समझा कि फैक्टर्स किसे कहते हैं। फैक्टर्स जो आते हैं वो ज्योमेट्रिकल श्रेणी में आते हैं। फिर हमने समझा कि ऑड फैक्टर्स क्या है, इवन फैक्टर्स क्या है। आइए बात समझ में, किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या हमेशा सम इवन में ही आता है, लेकिन अगर वर्ग हो जाएगा तो उसके फैक्टर्स जो आएंगे वो ऑड में आएंगे, और ऑड संख्या के प्रत्येक ईच फैक्टर हमेशा ऑड ही आते हैं। इसमें कोई डाउट है तो बोलो। चलो डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है, डाउट होना भी नहीं चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ाते हैं। अब यहां से प्राइम फैक्टर्स की बात समझिएगा। जैसे टॉपिक का नाम था प्राइम फैक्टर्स एंड यूजेज, यही टॉपिक है ना, प्राइम फैक्टर्स एंड यूजेज। तो अभी आपने जो सीखा कि फैक्टर्स किसे कहते हैं, प्राइम फैक्टर्स क्या है, उसके यूजेस क्या हैं, अभी आपने सीखा। अब हम आपको एक बात बताते हैं, कोई भी नंबर्स दिया हो तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखिए, उससे फैक्टर्स निकालना ज़्यादा आसान हो। जैसे किसी ने आपको पूछ दिया, आपको एग्जाम्पल के तौर पे किसी ने पूछ दिया 240 के फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर्स बताए, 240 के नंबर ऑफ फैक्टर्स बताएं। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि 240 के नंबर ऑफ फैक्टर्स बताएं, ठीक है। मान लीजिए आपसे किसी ने पूछ दिया 300 के नंबर ऑफ फैक्टर्स बताएं। नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी कि गुणनखंडों की संख्या, हेडिंग यहाँ पे दे सकते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो अब एक बात बताते हैं हम आपको, थोड़ा सा हम अंदर लेके चलते हैं। फैक्टर्स जो होते हैं वो तो इवन फैक्टर्स भी हो सकते हैं और ऑड फैक्टर्स भी हो सकते हैं। फैक्टर्स में इवन फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ऑड फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर फैक्टर्स में तो इवन और ऑड दोनों ही हो सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि 240 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। जैसे समझिएगा पहले क्वेश्चन क्या होगा, 240 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताएं। ये एक क्वेश्चन है आपके सामने, गुणनखंडों की
संख्या बताएं, 240 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताएं। अब एक ये छोटा सा एग्जाम्पल में आपके पास एक क्वेश्चन रखें, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि कोई भी आपको दुनिया में नंबर दिया, क्योंकि किसी भी नंबर्स का ही आप फैक्टर्स निकालते हैं, आप नंबर्स के ही फैक्टर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले जो नंबर दिया है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीखिए। यानी कोई भी नंबर हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर, किसी भी आपको नंबर को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। जैसे ये नंबर है तो इसके नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा वो आप समझिए कैसे लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे आपको a का पावर m इंटू b का पावर n, c का पावर p, अगर आगे है तो डैश डैश आप आगे भी लिख सकते हैं। ये जो लिखने का तरीका है, ये जो लिखने का तरीका बता रहे हैं, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी भी नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो फैक्टर्स लिखने से पहले सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे ही लिखते हैं वो आपको हम बता दें कि वो प्राइम फैक्टर्स में आते हैं, वो प्राइम नंबर्स के फॉर्म में आते हैं, अभाज्य संख्याओं के फॉर्म में आते हैं। समझिएगा एक एक करके, इत्मीनान से, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ बताएंगे। तो कोई भी नंबर है तो सबसे पहले उसको फैक्टर्स यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। जैसे 240 है तो 240 को आप कैसे लिखेंगे समझिएगा। पहले यहाँ पे 240 को आप सब एलसीएम निकालते चलिए। 240 को ध्यान से समझिएगा, 240 120 आएगा सबसे पहले, फिर आप 2 से कीजिएगा 60 आएगा, फिर आप 2 से 30 आएगा, 2 से 15 आएगा, फिर आपको 3 से 5 आएगा और फिर आपको 5 से 1 आएगा। यही होने वाला है, देखिए तो यही होने वाला है। देखिए 4 बार 2 आने वाला, 1 बार 3, 1 बार 5 आने वाला। तो अब आप जरा बताइए कि 240 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 का पावर 4 और इंटू 3 का पावर 1 और इंटू 5 का पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो लिखने का तरीका है ये कंपेयर कीजिए, किस फॉर्म में लिखे आप, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो किसी भी संख्या का अगर निकालना हो फैक्टर तो सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, a m b c। जहां पे अब आप कहिएगा सर a b क्या होगा, तो a b c आर प्राइम नंबर्स, ये आपको अभाज्य संख्या में ही आने वाले हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए 2 अभाज्य संख्या होता है कि नहीं, इवन प्राइम नंबर। दुनिया में मात्र एक इवन प्राइम नंबर है 2, भूले तो नहीं ना हो, प्राइम नंबर्स का वीडियो पीछे देख लेना। 2 एकमात्र इवन प्राइम नंबर है, 3 एकमात्र इवन प्राइम नंबर है, 5 एकमात्र ऑड, एकमात्र ये छोटा कहने का मतलब है छोटा ऑड प्राइम नंबर है। उसके बाद ये 5 भी आपको ऑड प्राइम नंबर है। एकमात्र दुनिया का इवन प्राइम नंबर 2 ही होता है। तो ये सब प्राइम नंबर में है कि नहीं, सारे बोलो, सारे ये प्राइम नंबर्स में है कि नहीं। तो आप क्या समझे कि ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने पे वो प्राइम नंबर्स में आते हैं। अब हमको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो कुल गुणनखंडों की संख्या आपको निकालना है। तो देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कुल गुणनखंडों की संख्या। ऐसे इस पे जो है बहुत सवाल बनते हैं, एक एक करके सभी सवालों का हम जवाब देंगे, एक एक करके सभी सवालों का जवाब देंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना बता रहे हैं। इसके अंदर जब हम लोग जाएंगे तो विषम गुणनखंडों की संख्या अलग निकालना होगा, सम गुणनखंडों की संख्या अलग निकालना होगा। फिर ये भी पूछा जा सकता है कि सभी गुणनखंडों का योग बताइए, सम गुणनखंडों का योग बताइए, विषम गुणनखंडों का योग बताइए। ये सब इस पे सवाल सीरीज से ही शुरू होता है, इसलिए बोले कि इत्मीनान करके समझोगे, घबराओगे नहीं। तो सबसे पहले हम लोग को कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना सीखना है। तो देखो कैसे निकालेंगे कुल गुणनखंडों की संख्या, टोटल कुल गुणनखंडों की संख्या इज इक्वल टू, देखना कुल गुणनखंडों की संख्या आपको निकालना है। तो ये जो आपको m दिख रहा है ये m + 1, एक आपको अपने 1 से बढ़ाना है, ध्यान से समझिएगा। फिर उसके बाद गुना ये जो है n + 1
मान लीजिए इसमें n तक ही हो, m n ही हो, p ना हो तो p नहीं लेंगे, m ही हो तो बाकी सब नहीं लेंगे। जो रहेगा इसमें m ये काम करेगा, m ये n का काम करेगा और ये किसका p का काम करेगा, तो ये p+1। यानी अब आप कहोगे इसमें गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो m की वैल्यू है 4, 4 1 5 मल्टीप्लाइड, n की वैल्यू है 1, 1 1 2 मल्टीप्लाइड, p की वैल्यू है 1, 1 1 2, एक में जोड़ देंगे 1 और 1 2, तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 20, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या होगी 20। तो आपने क्या सीखा? अगर हम आपसे पूछे कि आपको क्या सीखे, तो आप नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, कुल गुणनखंडों की संख्या। यानी यहाँ पे एक पहला कॉन्सेप्ट हम यहीं पे एंट्री कर देते हैं कि पहला कॉन्सेप्ट आपने सीखा टोटल कुल नंबर ऑफ फैक्टर्स। अगर आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो आप क्या करेंगे, ये जो पावर में आता है इसमें एक अपने मन से जोड़ेंगे, फिर गुना n+1, फिर गुना p+1, इससे निकल जाएगा टोटल फैक्टर्स। बोलिए अगर अभी भी कोई दिक्कत है। इसी प्रकार 300 का था, 300 का नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स हमको बताना, तो सबसे पहले 300 को अब 300 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताना था, 300 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताना था। तो 300 का सबसे पहले आप क्या कीजिए, 2, ये 150 हो गया, 2 75 हो गया। अब ये आपको 3 से कटेगा या फिर आपको 5 से कटा लीजिए, 3 से डायरेक्ट कटाइए, पहले 25 3 75, फिर 5 से 50, छोटे छोटे चीज़ों से भाग देंगे, फिर 5 एकम 5, यानी कि 300 का जो आया वो आया 2 का पावर 2, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 2, यही आया। देखिए तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, सबसे पहले बाबू स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर नहीं लिखोगे तो नहीं हो पाएगा, ये बात समझ लो। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आप लिख दिए, लिखे कि नहीं, तो जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो अब टोटल फैक्टर्स निकालना है, t निकालना है, तो 2+1 कर दीजिए। क्यों? क्योंकि m+1 नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का हम आपको बता दिए। फिर आपको ये 1 कितना हो जाएगा, 1+1, फिर ये कितना हो जाएगा 2+1, तो ये आपका हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 6 त्रिका 18, टोटल फैक्टर 18। कुल गुणनखंडों की संख्या इसमें 18 हो जाएगी। तो अभी आपको बहुत बेसिक बता रहे हैं, अभी आपको प्राइम फैक्टर और उसके यूजेज में बहुत बेसिक बता रहे हैं कि ये चीज़ें हैं। बोलिए, हाँ देख लीजिए, अभी भी प्राइम फैक्टर्स को निकालने में अगर दिक्कत हो रहा, एक और निकाल के बता दें। चलिए 360, एक 360 का निकालते हैं। चलिए 360 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, कुल गुणनखंडों की संख्या, आइए 360 का निकालते हैं। 360, तो सबसे पहले इसको आप 2 से करेंगे तो 180 आएगा, 2 से करेंगे 90, फिर 2 से 45, फिर 3 से 15 या 45, फिर 3 से 5, 5 एकम 5 हो गया। देखिए तो 360 के 360 के हम आपको निकाल रहे हैं, 2 का पावर क्यू, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 1, यानी 360 के जो आपके फैक्टर आने वाले हैं वो आपको क्या आया, 360 का आया 2 का पावर क्यू इंटू 3 का पावर 2 और इंटू 5 का पावर 1। स्टैंडर्ड फॉर्म में आया, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आएगा, ये कभी भी मतलब सोचना मत कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आने वाला। यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना हो तो वो प्राइम फैक्टर्स में आता है, इसीलिए इसका हेडिंग भी बताए थे, प्राइम फैक्टर्स एंड यूजेज। शुरू में हमने इसका हेडिंग दिया था, प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य संख्या और उसके उपयोग। हाँ, अब फिर क्या क्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों की संख्या कहो या डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स कहो, भिन्न भिन्न प्रकार के गुणनखंड, तीनों का मतलब एक ही होता है। किसी बुक में डिफरेंट टाइप्स के दे देंगे तो इसमें उससे घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना ही होगा, ये कॉन्सेप्ट सब जगह लागू होगा, ये नहीं बदलने वाला है।
तो इस हिसाब से आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। टोटल गुणनखंड कितना होगा, 3 है m के जगह तो 3 1 4 डायरेक्ट लिखो यहाँ पे, 2 है n की जगह तो 2 1 3 यहाँ पे लिखो, और ये कितना हो जाएगा, 1 है 1 1 2 4 3 12 दूना 24, टोटल फैक्टर 24 आने वाला है। टोटल फैक्टर्स 24 आने वाला है। आई मेरी बात समझ में बाबू कि सर टोटल फैक्टर्स निकालने में हमको दिक्कत नहीं होगा। तो आपने क्या सीखा, आपने सीखा फैक्टर्स से रिलेटेड बातें, फैक्टर्स का डिफिनीशन, फैक्टर्स का मीनिंग। फिर आपने सीखा कि किसी भी संख्या का अगर फैक्टर्स निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए उस संख्या का एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम 2 3 5 7 के फॉर्म में आने वाला है, प्राइम नंबर के फॉर्म में ही आने वाला है। तो ये सब ए बी सी के फॉर्म में हो, वहाँ पे ए बी सी प्राइम नंबर ही होगा, उसके पावर एम एन पी होंगे। उससे क्या होगा कि m+1 करेंगे, n+1 p+1, इन सबको आपस में गुना करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकलेगा। बोलिए हाँ, नंबर सिस्टम्स में ही अभी हम लोग हैं, ये नंबर्स ऑफ फैक्टर्स की क्लास है बाबू। इत्मीनान से 10 बार इसको समझिए। अगर कोई दिक्कत हो तो हमको कमेंट करके बताइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्या अभी भी प्रॉब्लम है क्या फैक्टर्स निकालने में? नहीं है ना? चलिए थैंक यू, अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग। बहुत अच्छे, गुड।